हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जैन बाय दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी का एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक जिसे कहते हैं क्या, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है, इससे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, साथ साथ इसकी खूबियां क्या होती हैं, पहले इसको बात कर लें। ठीक, तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, अगर अंत में आप इस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हुए अपना टॉपिक पहुंचते हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था है कि पंचायतों की जो एक अलग व्यवस्था है ग्रामीण में, उनको कैसे कैसे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में व्यवस्था में पहले यह नहीं था। ठीक, तो देखा जाए एक प्रकार से यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता को केंद्र में रहे, लेकिन केंद्र से थोड़ा सा उसको हटा के ग्रामीण लेवल पे, स्थानीय लेवल पे कहा जाए। ठीक, तो संविधान में यह देखा जाए तो मुख्य रूप से नहीं था, लेकिन आजाद भारत के पहले भी इसकी कुछ न कुछ छवि देखी गई है। ठीक, तो वहां से हम उठते हैं और इसको संविधान में लागू करा के पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो देखा जाए शुरुआती दौर में, यानी कि 1793 को 1793 ईस्वी में आपने एक सुना होगा, अस्थाई बंदोबस्त। ये पैसा अक्सर क्वेश्चनों में, अक्सर प्रश्नों में या एक प्रश्न बन ही जाता है कि जो पंचायती अस्थाई बंदोबस्त है उसको किसने लागू कराया था। तो अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त देखा जाए तो इसको शुरू किया था आपके अंग्रेज में से एक अंग्रेज था जिसको कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को 1993 में लागू किया था, जिससे होता था कि सत्ता का पृथक्करण, सत्ता का बंटवारा, सरकार का बंटवारा भी होता। इससे अंतर्गत ग्राम की एक अलग छवि होगी, जिसके अंतर्गत वहां के लोग अपने के लिए शासन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। ठीक, देखा जाए तो यह अनेकों बार पूछा गया है। फिर इसी को देखते हुए 1882 में एक व्यक्ति और आए, उन्होंने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय जो लोग होंगे, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लगा दिए, जिनको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता, यानी कि लॉर्ड रिपन। क्या कहते हैं इनको, ये कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। यानी कि स्थानीय, एक छोटे लेवल पे स्वयं का शासन ही स्थानीय शासन कहलाता है। देखा जाए इसको कौन लगाया था, तो लॉर्ड रिपन ने। तो देखा जाए संविधान के निर्माण के पहले, जो आजाद भारत के पहले ही कुछ लोगों ने आके, यानी कि ग्राम लेवल पे एक अलग प्रकार की सरकार की मांग या सरकार की व्यवस्था को चला रहे थे। तो उसी को देखते हुए जब आपका देश आजाद हो गया, तो आजाद देश में संविधान के निर्माण के समय, यानी कि संविधान के निर्माण के समय जो संविधान सभा का आयोजन किया गया था, उसी, यानी कि जब पहली बैठक संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी, तो उसी बैठक में ही किससे बहस हो गई, बहस हो गई महात्मा गांधी जी से और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, किससे, अम्बेडकर जी से क्या हो गई, बहस हो गई। गांधी जी और अम्बेडकर जी से बहस हो गई। बहस किस बात की थी, बहस इस बात की थी कि ग्रामीण लेवल पे क्या किसी सरकार को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो उसी के लिए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच क्या हो गया था, एक छोटा सा बहस हो गया था। उस बहस में क्या कह रहे थे, अम्बेडकर जी कह रहे थे कि देखा जाए जो ग्राम है, यहाँ पे जातिवादता अधिक है, शिक्षा का अभाव अधिक है। अगर ऐसे सरकार को चलाने के लिए हम उनको देंगे तो एक प्रकार से हमारी सरकार का क्या हो जाएगा, खिलवाड़ सा हो जाएगा। ठीक, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, अगर किसी भी देश का उत्थान करना है तो पहले छोटे छोटे जो ग्राम सभाएं हैं, छोटे छोटे जो ग्राम हैं, छोटे छोटे स्थानीय लोग हैं, उनकी समस्याओं को अगर हम हल कर दें, क्योंकि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास देखा जाए तो इतनी फुर्सत नहीं होती है कि एक छोटे से गांव का मसला हल कर पाए। तो उनके लिए गांधी जी कह रहे थे कि एक छोटे लेवल पे हमें एक सरकार को रख देना चाहिए ताकि वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर पाए। इसी के बीच, दोनों के बीच
बहस हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी भाई देश के एक होनहार, एक देखा जाए आंदोलन के रूप में थे। तो इनका जो मांग था, इनकी जो थी वह गांधी मॉडल के आधार पे, गांधी मॉडल के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था की, गांधी मॉडल के अनुसार, गांधी मॉडल के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मांग मतलब संविधान में जोड़ने का कुछ प्रयास किया गया। अम्बेडकर जी को नहीं करे, क्योंकि कहते थे कि जो गांव है यहाँ जातिवादिता, क्या जातिवादिता है, साथ साथ यहाँ पे क्या है, शिक्षा का अभाव है, क्या है, शिक्षा का अभाव है। ठीक, इसी कारण से गए थे। तो धीरे धीरे संविधान में कुछ अंग इसके अभी वो देखा जाए सुचारू रूप से नहीं जोड़े गए, लेकिन कुछ न कुछ चीजें यहाँ से जुड़ गए। तब संविधान बनने लगा, संविधान बन के तैयार हो गया, देश आजाद भी हो गया, संविधान भी बन गया। तो देखा जाए इसकी शुरुआत में देखा जाए, इसको ले जाके गांधी जी के इस मॉडल को ले जाके कहाँ पे कर दिए, ले जाके ये 1952 में, 1952 ईस्वी में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यानी गांधी जी के पहले इसी विचार को 1952 ईस्वी में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि लोगों का एक समूह बनाया जाए और उस समूह के तहत उनका क्या करा जाए, विकास किया जाए। एक प्रकार देखा जाए शासन का एक अप्रत्यक्ष रूप है। ठीक, तो कहा गया, लेकिन धीरे धीरे यह जो व्यवस्था थी 1953 आते आते एक ही साल में क्या हो गई, या फेल हो गई। क्या हो गई, एक ही साल में यह हो गई, फेल हो गई। यानी कि सामुदायिक विकास क्रम जो हो गया वो फेल हो गया। तो धीरे धीरे एक दो साल बीता, दौर आ गया 1957 का। क्या आ गया, दौर आ गया 1957 का। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको आपको पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसी सामुदायिक विकास की जांच के लिए, किसके लिए, इसी की जांच के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए क्या किया, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता को क्या किया, चुना। बलवंत राय मेहता को इसी सामुदायिक विकास की जांच के लिए कि वास्तव में यह क्यों बंद हो गई, इसमें लोगों की खामियां क्या है, इसमें क्या यह सही होगा या गलत होगा, तो इसकी जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता को क्या किया, इसका एक प्रकार से मुखिया बनाया गया। आपको चीजें समझ आ ही रहेंगे अगर आपको इसको ध्यान से सुन रहे होंगे तो। ठीक, बलवंत राय मेहता ने क्या किया, इसकी जांच पड़ताल की और 1958 में ये रिपोर्ट दी, नहीं वास्तव में स्थानीय लोगों का एक सरकार होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उसी के दौर में इस बलवंत राय मेहता जी ने क्या किया कि पहली बार एक अलग प्रकार से ग्रामीण में पंचायत व्यवस्था की मांग की और जो आपके पीएम नेहरू थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले एक देखा जाए तो रिहर्सल के लिए, देखा जाए अंजादने के लिए सबसे पहले 1958 ईस्वी में क्या किया, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के एक रूप को बलवंत राय मेहता ने क्या किया, लागू किया और वास्तव में वह सफल भी रहा। लेकिन देखा जाए छोटे से हिस्से में इसको सफल करना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो इसी काम को बड़ा करने के लिए उन्होंने 1959 ईस्वी में कब, 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के पक्ष से ही यह काम हो रहा था, इसीलिए उनके जन्मदिन पर ही उन्होंने ठान लिया कि कब 2 अक्टूबर 1959 को हम क्या करेंगे, अब एक बड़े जिले में इसको लगाकर देखते हैं। तो उन्होंने राजस्थान का एक जिला चुना, इसे कहते हैं नागौर, क्या कहते हैं, नागौर। और नागौर में इसको एक सुचारू रूप से लागू किया गया। ठीक, क्योंकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी गांव के समर्थक थे। ठीक, उन्होंने इसको कह दिया है शुरुआती दौर में, थोड़ा सा हम पीछे आने चाहेंगे तो महात्मा गांधी जी ने इसको जब इन दोनों का विवाद हो गया जिसे उठा के कहा रख दिए अनुच्छेद नंबर 40 में रख दिए, जो कि क्या है, राज्य का नीति निर्देशक क्या है, तत्व। ठीक, इसमें इसलिए रखे क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहता है कि नहीं, जो राज्य इसको
जो राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसे लगाना चाहता है उसे लगा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 40 में ग्रामों का या पंचायतों का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक, तो फिर पहुंचने कहाँ पे, तो इसी को उठा के देखा जाए तो कहाँ लगा दिया गया, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक, यह एक देखा जाए यह सुचारू रूप से चलता गया। ठीक, तो बलवंत राय मेहता जी ने इस सरकार को 3 स्तरों पे बांटा। कितने स्तरों पे बांटा, 3 स्तरों पे। पहला है एक आपका ग्राम पंचायत, क्या है, ग्राम पंचायत। जो बलवंत राय मेहता जी थे वो इसे जो पूरी पंचायती व्यवस्था थी इसको 3 रूप दिया। एक ग्राम पंचायत दिया, एक दिया आपका पंचायत समिति और एक दिया आपको जिला पंचायत। ये 3 रूप किसने दिया, बलवंत राय मेहता जी ने दिया। ये अक्सर पूछा जाता है कि पंचायती का त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दिया, तो पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था देखा जाए तो इनका जो चुनाव होगा ये प्रत्यक्ष रूप से होगा और इन दोनों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से। आज भी देखा जाए तो जिला पंचायतों का चुनाव होता ही रहता है। ठीक, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आ जाए तो यह क्या करेगा, यह किसी भी ग्राम के, किसी भी गांव के जो कार्य हो गए उस कार्यकारिणी को चलाने का कौन जिम्मेदार होगा, तो पंचायत समिति होगा। लेकिन पंचायत समिति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी जांच के लिए कौन रहेगा, तो वह जिला पंचायत ही रहेगा। ग्राम पंचायत क्या करेगा, ग्राम पंचायत एक छोटा निकाय होगा जो वहां की समस्याओं को उस व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन जो पंचायत समिति होगी वह उस ग्राम संबंधी कार्य होंगे, जैसे खरंजा लगाना, चौखट बिछाना वगैरह जो काम होगा कौन करेगा, या पंचायत समिति करेगा। अगर पंचायत समिति काम नहीं करेगा या करेगा तो उसकी जांच के लिए कौन रहेगा, जिला पंचायत करेंगे। और जिला पंचायत में जांच कौन करेगा, तो उसके लिए जो सदस्य है या अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया कलेक्टर को। यानी कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा, वह होगा कलेक्टर। कौन होगा, कलेक्टर होगा, यानी कि डीएम। क्या होगा, डीएम क्या करेगा, इसका जांच पड़ताल करेगा। ठीक, तो इन सारी व्यवस्थाओं को बलवंत राय मेहता ने लगाया। ठीक, उसके बाद बलवंत राय मेहता की कुछ बातों का विरोध हुआ, कुछ बातों का इनकी गुणगान या बखान किया गया। ठीक, तो इसी की जांच पड़ताल के लिए वास्तव में 2 स्तरीय व्यवस्था ठीक है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था ठीक है कि इसमें से और कुछ डिवाइड किया जाए, तो उसी के देखा जाए, क्योंकि भारत के साथ साथ जितने भी देश होते हैं वह केवल एक ही चीज पे निर्भर नहीं रहते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की चीजों खोजनी चाहिए, जाननी चाहिए, अनेक सिद्धांत देने चाहिए। उसी के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता जो समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी उससे लोग संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ज्यादा हद तक संतुष्ट नहीं थे। उसी को देखते हुए 1977 ईस्वी में एक और समिति आई जिसको कहते हैं अशोक मेहता समिति। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति ने क्या किया, जो पंचायती का त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको 2 स्तरों में मिला दिया। कितने स्तरों में मिला दिया, 2 स्तरों में मिला दिया। यानी कि ये द्विस्तरीय पूरी पंचायती व्यवस्था को लाना चाहते थे। एक का नाम था मंडल पंचायत, एक का नाम है मंडल पंचायत, एक का नाम है जिला परिषद। क्या नाम है, जिला परिषद। ठीक, तो कहीं हद तक उन्होंने ग्राम की बात को नहीं माना, ग्राम सभा को हटाने की कोशिश की। संपूर्ण काम करेगा मंडल पंचायत करेगा और उसकी देखरेख कौन करेगा, जिला परिषद करेगा। यह बात किसने की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1970 में। ये काफी हद तक जो थी ये अपूर्ण या असफल रही। ठीक, उसके बाद कुछ 1-2 समितियां और आई। पहले आज इसका एक प्रकाश कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं और अगले आपको बताता हूं। ठीक, तो मैं पहले इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, उसकी जांच के लिए फिर अलग अलग समितियां आई। एटीआई जीभी की समिति, LM सिंधवी समिति और एक समिति आपकी आई थी पीकी तुंगन समिति। ठीक, यानी कि ये समितियों को पूछा जाता है एग्जाम में कि ये समितियां कब आई थी, तो 1985 ईस्वी में जीभी के सिंधवी एक समिति आई जो कि किससे संबंधी है, पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद 1986 में एक आई
LM सिंधवी। कौन? LM GV के राव, सही, GV के राव समिति, LM सिंधवी समिति, सिंधवी समिति, और एक समिति आपकी 1989 में आई जिससे कहते हैं PK थुंगन समिति। ठीक, ये समितियां आई, ये समितियां अपने अपने विचार को, अपने अपने राय को रखा, लेकिन कहीं हद तक जो इनकी राय थी वह असफल साबित हुई, जिससे क्या हुआ कि जो बलवंत राय मेहता जी की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है यह बहुत ही सुचारू रूप से कारगर थी। इसी को देखते हुए 1991 में जो आपके प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने क्या किया, ये कौन थे? उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, इसको संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था से हटा के इसको संवैधानिक रूप से पूरे देश में लगाने का प्रयास किया। तो उन्होंने संविधान में एक संशोधन कराया। उस संशोधन का नाम क्या था? 73वां संविधान संशोधन। को 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ। ठीक, इसके तहत देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को पूरे संविधान में लागू करने की बात की। ठीक, और वो दौर आ गया 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में, देखा जाए संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या? पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस मनाया जाता है। इस पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाए तो इसे चर्चा जो पहले की गई थी वह अनुभाग नंबर 9 में की गई थी। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर किसमें की गई थी? 243 में की गई थी। और इसे जब संविधान में जोड़ा गया तो इसे अनुसूची नंबर 11 में रखा। किसमें? अनुसूची नंबर 11 में रखा गया, जिसके तहत केवल 29 ही विषय थे। कितने? जिसके तहत केवल 29 ही विषय थे। ठीक, तो परीक्षा में यह अनेकों बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 है। किस अनुभाग में है? तो 9 अनुभाग में है। देखा जाए इसको किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के नंबर तहत रखा गया है? तो 243। और देखा जाए किस अनुसूची में है? तो 11। पंचायती राज व्यवस्था का जो दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कब जुड़ा? तो आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जुड़ा। ठीक, ये पूरी एक रूपरेखा थी किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। बस यह आज का टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।